हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे हम हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। इनमें हम 3 क्वेश्चन देख चुके थे और इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड ऑन एयूजी। एयूजी का आपको कोई स्पेसिफिक फीचर बताना है। जेनेटिक कोड कैन बी यूनिवर्सल एंड डिजेनरेट, राइट अबाउट देम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको एक एक एग्जांपल देना है और बताना है कि यूनिवर्सल और डिजेनरेट क्या प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड की। एक्सप्लेन अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। आपको बताना है टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एयूजी पे आते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा, एयूजी कोड फॉर मिथायोनाइन। एयूजी कोड करता है मिथायोनाइन के लिए एंड एक्ट करता है एज अ इनिशिएटर कोडोन। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट करता है एज अ इनिशिएटर कोडोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती क्या है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो एक कोडोन है वो एक ही तरीके के अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, फिर चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर मल्टी सेलुलर ह्यूमन हो। ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन स्पेसिफिक कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल आप दे देना ट्रिपल यू का। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, यू यू यू, जो कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए, फिर चाहे वो बैक्टीरिया में हो या फिर ह्यूमन में हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है डीजेनरेट। ये होती क्या है, कुछ जो अमीनो एसिड हैं उन्हें कोड करा जाता है एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वेलेनिन। वेलेनिन को कोड करा जाता है जी यू यू द्वारा, जी यू सी द्वारा, जी यू ए द्वारा एंड जी यू जी द्वारा। यानी ये चारों कोडोन क्या करते हैं, वेलेनिन के लिए कोड करते हैं। इसके बाद हम इसके सी पॉइंट पे आते हैं कि अमीनो एसाइलेशन होता क्या है। देखिए, जब कोई भी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड करता है स्पेसिफिक टीआरएनए से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेज इन सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन ओशन। सेल साइकिल की वो स्टेज बताइए जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाईलाइट द रोल ऑफ एंजाइम इन प्रोसेस। आपको मैकेनिज्म बताना है डीएनए रेप्लिकेशन का और वहां पे जो एंजाइम यूज होते हैं उनके रोल को हाईलाइट करना है। सी आपको बताना है वाई इज डीएनए रेप्लिकेशन सेट टू बी सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो रेप्लिकेशन है सेल साइकिल में कहाँ पे होता है, तो वो होता है एस फेज में। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैकेनिज्म बताना है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, एंजाइम हेलिकेज एक्ट करता है ओरी के ऊपर और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अनबाइंड कर देता है, जिसकी वजह से एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पॉलीमराइजेशन को, यानी जो एडिशन होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, उनकी रिएक्शन को कैटलाइज करता है 5' to 3' की डायरेक्शन में, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर स्टैंड, जिससे 2 डॉटर स्टैंड बनती है। एक हमारी होती है लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरी हमारी होती है लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो देखिए, जो हमारी लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। क्यों, क्योंकि वो कंटेन करती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करा जाता है एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा और हमारा यहाँ से एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड या न्यूली डॉटर स्ट्रैंड बन जाता है। अब आता है कि इसे सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है। डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है वो एक पेरेंट स्ट्रैंड कंसिस्ट करता है और एक डॉटर स्ट्रैंड कंसिस्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब मैसलन्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट दैट वाज कैरिड इन 1958 ऑन एसेशिया कोलाई, राइट द कंक्लूजन दे अराइव्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। आपको मैसलन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट बताना है जो उन्होंने एसेशिया कोलाई पे करा था और आपको बताना है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला था। उसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एसेशिया कोलाई को ग्रो कराया हैवी नाइट्रोजन के मीडियम पे। ठीक है, जिस जिससे क्या हुआ, जो हमारा हैवी नाइट्रोजन था वो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मीन्स जो नए डीएनए बन रहे थे उनमें इनकॉर्पोरेटेड हो गया, यानी उनके अंदर आ गया और
ऐसे जितने भी हमारे कंपाउंड थे जो नाइट्रोजन कंसिस्ट करते थे किसी भी सेल में, उन सब के अंदर ये हैवी नाइट्रोजन हमें देखने को मिला। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। इस हैवी डीएनए को हमने नॉर्मल डीएनए से अलग करा सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से, जिसे हमने क्या करा, सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेस करा। अब देखिए, जो हमें हमारा हैवी डीएनए मिला या हैवी डीएनए की जो सेल्स मिली, उन्हें हमने ट्रांसफ़र करा नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम पे, और उसमें से एक डेफिनेट टाइम्स पे क्या करा, सैंपल्स लिए। डीएनए डेट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर फर्स्ट जनरेशन। जब हमने पहली जनरेशन के बाद जो सेल्स निकाली और उन सेल्स में से जो डीएनए निकाला, उनके पास हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। मीन्स उनके पास एक स्ट्रैंड कैसा था, हैवी नाइट्रोजन वाला था, और एक स्ट्रैंड कैसा था, नॉर्मल डीएनए वाला था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस पूरे सेल की डेंसिटी क्या हो गई, हाइब्रिड हो गई या फिर इंटरमीडिएट हो गई। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन। जब हमने सेकेंड जनरेशन के बाद या 40 मिनट के बाद डीएनए को निकाला या सेकेंड जनरेशन को निकाला, उसमें से हमने डीएनए निकाला, तो उन सेल्स में इक्वल अमाउंट में क्या था, हाइब्रिड डीएनए था, और इक्वल अमाउंट में लाइट डीएनए था। जैसे मान लीजिए आपको 10 सेल मिली, तो 10 सेल्स में से 5 सेल के पास लाइट डीएनए था। लाइट डीएनए मीन्स दोनों स्ट्रैंड क्या थी, नॉर्मल नाइट्रोजन की बनी हुई थी। ठीक है, और पांच सेल्स के पास क्या हुआ, हमें हाइब्रिड डीएनए मिला। हाइब्रिड डीएनए मीन्स एक स्ट्रैंड पे N15 था, यानी हैवी नाइट्रोजन था, एक पे नॉर्मल नाइट्रोजन था। ठीक है, तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है रेप्लिकेशन का। मीन्स एक पेरेंट स्ट्रैंड होती है और एक डॉटर स्ट्रैंड होती है न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब हाउ लैक ऑपरेन ऑपरेट बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर इन एशेरिया कोलाई। लैक ऑपरेन किस तरीके से काम करता है लैक्टोज के अब्सेंट और उसके प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर यहाँ पे हमारा क्या है, लैक्टोज है, क्योंकि ये लैक ऑपरेन हम पढ़ रहे हैं। रेगुलेटर जीन कोड फॉर प्रोटीन नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन। जो हमारा रेगुलेटर जीन होता है वो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब इंड्यूसर नहीं होता या हमारा लैक्टोज नहीं होता, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव होता है, और वो जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं करने देता और हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, वहां से रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये जाके कहाँ बाइंड कर गया, ऑपरेटर जीन पे। अब ये ऑपरेटर जीन पे बाइंड कर गया, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाया। ठीक है, और रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद इंड्यूसर। जब हमारा इंड्यूसर या हम कहें हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है हमारा वो इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो लैक्टोज है वो जाके बाइंड कर जाता है। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज असेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे जाके अटैच होता है और वहां से अपना फंक्शन स्टार्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है। जैसे आप देख सकते हैं, रेगुलेटर जीन ने क्या बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर आरएनए पे इंड्यूसर आके क्या हो गया, अटैच हो गया, तो ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हमारा बना। अब यहाँ पे इनएक्टिव बना है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्रोमोटर साइट पे और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, हमारा लैक एमआरएनए बनेगा, जो आगे चल के 3 तरीके के एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन से, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांस एसाइक्लेज। अब देखिए यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है वो किस चीज़ के लिए कोड करता है, तो वो कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए। जो वाई स्ट्रक्चरल जीन है ये कोड करता है परमेज के लिए, और जो ए स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड करता है ट्रांस एसिटिलाइज के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दी है ये फॉर्म होती हैं। और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या फर्क होता है।
तो सबसे पहले आते हैं हम हिस्टोन ऑक्टोमर बनता कैसे है। देखिए जो हिस्टोन है उसके जो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड करके हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोसोम। ये बनता कैसे है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर रैप करता है, यानी उसके चारों तरफ लपेट अपने आप को लपेट लेता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उसके बाद क्रोमेटिन क्या होता है, जो दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक न्यूक्लियोसोम होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिंकर डीएनए के थ्रू, और ये पूरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्या बनाती है, क्रोमेटिन। मीन्स जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में फ़र्क क्या होता है। इट इज़ स्टेन लाइटली, यूक्रोमेटिन हल्के दिखते हैं हमें स्टेन करने के बाद, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क दिखते हैं स्टेन करने के बाद। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।